बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस आपस में मैच नहीं करते और फिर हमें एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो ये मेरे पास एक इसका परफॉर्मेंस ले या टेबल है जिसमें मैंने डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फैक्टर्स लिखे हैं और आगे मैंने इनके फैक्टर लिखे हैं कि इनका जो है कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा हुआ है कैश बुक डेबिट बैलेंस पॉजिटिव फेवरेबल, और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है पासबुक का जो बैलेंस है डेबिट अनफेवरेबल। यानी हम यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज बनाई है, एक डेबिट साइड है और एक मेरे पास क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कैश बुक का बैलेंस होता है नॉर्मल वो डेबिट होता है, और जो हमारे पास पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। यानी जो पासबुक का बैलेंस होता है वो प्लस में तब होता है जब वो क्रेडिट होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस एक ही जो है आपस में दरमियान में मैंने एक रेड लाइन लगाई है। ये एक कैटेगरी है और ये जो दूसरी है कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ये दूसरी कैटेगरी है। तो हमारे पास जो भी इफेक्ट होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा या पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा तो वो दोनों साइडों पे एक ही इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो या पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो तो इन दोनों में से किसी का भी अगर आपको मेंशन किया जाए कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट या बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, तो जो भी इनमें से ये जो मैंने फैक्टर यहाँ पे ये मेंशन किया इसमें से कोई भी फैक्ट होगा तो हम इसी टेबल के मुताबिक उसका इफेक्ट जो है जमा माइनस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर चेक या आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। अगर इस तरह की पासबुक में कोई भी टर्म आए तो आपने क्या करना है, किसी भी चाहे कैश बुक का या पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो आपने इस चेक को ऐड कर देना है, और अगर क्रेडिट साइड होगी चाहे कैश बुक की हो या पासबुक की हो आपने उसको माइनस कर देना है। बेसिकली इसकी लॉजिक ये है कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने अपने किसी वेंडर को एक चेक दे दिया 1000 रुपए का। तो जब आपके वेंडर के पास चेक गया तो आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, उन्होंने जो कैश बुक पे जो बैंक का कॉलम है वहां से 1000 रुपए माइनस कर दिए। लेकिन मे बी वो जो चेक आपके वेंडर के पास गया और वो गए ही नहीं, उन्होंने वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी वो चेक अभी क्लियर ही नहीं हुआ, उनके पास ही पड़ा है। तो जब आप बैंक से अपनी स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो स्टेटमेंट जब आएगी तो आप अपने बैंक कॉलम को अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें 1000 रुपए का डिफरेंस आएगा। यानी जो आपके जो कैश बुक पे जो बैंक कॉलम है वो 1000 रुपए से डिक्रीज होगा और आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो 1000 रुपए से इंक्रीज से मुराद है कि वो स्टिल वहीं पे खड़ा रहेगा, उसमें कोई भी 1000 रुपए का चेक जो है वो माइनस नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो आपने जितनी अमाउंट से वो चेक माइनस किया है आप उसी को डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड कलेक्टेड। बेसिकली ये क्या है कि आपने क्या किया, आपने अपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया तो आप गए, आपने वो चेक अपने बैंक में जमा करवा दिया। तो जैसे ही आपने वो चेक अपने बैंक में जमा करवा दिया तो आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, आपने अकाउंटेंट ने उस चेक को जो है अपने बैंक कॉलम में ऐड कर दिया उतनी अमाउंट से डेबिट साइड पे। लेकिन अभी जो आपके बैंक के पास वो चेक गया है वो उन्होंने अभी उसको क्रेडिट ही नहीं किया, मींस के उन्होंने अभी आपके अकाउंट में जमा नहीं किया वो चेक। तो जब आपने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो आपने देखा अपने जो कैश बुक पे जो आपका बैंक कॉलम है वो उतनी अमाउंट से इंक्रीज कर गया, लेकिन आपके पासबुक का जो बैलेंस है वो स्टिल वहीं का वहीं है, उसमें यानी उतनी अमाउंट से कोई चेक अभी ऐड नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो आपने जितनी अमाउंट ऐड की है चेक की आप उसको डेबिट साइड पे माइनस कर देंगे, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो या पासबुक का बैलेंस हो।
लेकिन अगर यही चेक जो है आपके पास, अगर वो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में एक दे दिया जाए कि कैश बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट या बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट या नॉर्मल बैलेंस, तो आप क्या करेंगे, आप इस चेक को क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे और डेबिट साइड पे माइनस करेंगे। क्योंकि डेबिट साइड पे इसलिए माइनस करेंगे कि हमने ऑलरेडी इसको प्लस किया था, तो जब हमने इसको प्लस किया है अब हमारा जो कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्या इंक्रीज कर गया। हमें अब इसको अपने पासबुक के बैलेंस के साथ इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए जितनी अमाउंट से हमने ऐड किया है उस चेक को, हम उतनी अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है क्रेडिट इफ एनी इन द बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। अब देखिए कुछ इस तरह होता है कि बाज दफा हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहता है तो हमें बैंक इंटरेस्ट दे देता है। जब इंटरेस्ट दे देता है तो वो बैंक में जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। यानी जितनी अमाउंट से वो इंटरेस्ट हमें दे रहा है उतनी अमाउंट से वो हमारे बैंक को अकाउंट में वो ऐड कर देता है। तो जब हमारे पास अगर इस तरह की कोई एंट्री हो, कोई भी क्रेडिट हो, लिखा हुआ हो कि योर अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज, जितनी भी अमाउंट उन्होंने दी होगी, अगर डेबिट बैलेंस दिया है आपको, उन्होंने कैश बुक बैलेंस एज पर डेबिट दिया है या बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड पे आप ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड पे आप इस तरह की एंट्री को माइनस करेंगे। क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट दिया गया तो अब हमें इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है कि हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया, या कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट उन्होंने हमें दिया है। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं उसको अपनी कैश बुक पे जो है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी अमाउंट का जो है हमें इन्होंने इंटरेस्ट दिया है। चूंकि इस सिचुएशन में, इस केस में हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो इंक्रीज कर गया होता है और जो हमारा कैश बुक पे जो बैंक कॉलम है वो उतनी अमाउंट से स्टिल होता है। तो जितनी अमाउंट से उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया है वो डेबिट साइड पे हम ऐड करेंगे और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया होगा तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास लास्ट फैक्टर है डेबिट इफ एनी इन द बैंक स्टेटमेंट बैंक सर्विस चार्जेस। बेसिकली इससे मुराद ये है कि बैंक जब आपके अकाउंट में से कोई चेक पे करता है या कोई सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है तो वो आपके अकाउंट को डेबिट कर देता है। तो डेबिट से मुराद है कि माइनस कर देता है उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में से। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि देखिए आपके अकाउंटेंट को पता नहीं है कि बैंक ने आपके अकाउंट में से कितने सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर दिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैंक का कॉलम है वो स्टिल उसमें कोई डिडक्शन नहीं हुई, आपके अकाउंटेंट ने कोई डिडक्शन नहीं की। लेकिन जो आपके पास बैंक की स्टेटमेंट आई है उसमें से उन्होंने क्या किया, अमाउंट डिडक्ट कर दी एज अ सर्विस चार्जेस। तो क्या करेंगे हम जो डेबिट, हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस होगा डेबिट होगा, उसमें से हम उतनी अमाउंट से माइनस कर देंगे जितनी अमाउंट से बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हैं। तो जब अब उनमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली पासबुक के बराबर आ जाएगा। यानी जितने भी आपके कोई भी एंट्री जिसमें उन्होंने लिखा हो कि बैंक डेबिट योर अकाउंट विद रुपीज, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस हो चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का हो तो उसमें से हम उतनी अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस हो चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का हो तो हम वो उसमें ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 फैक्टर्स है जो कॉमनली यूज होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यही 4 जो है 99% यूज होते हैं और रिपीट यही फैक्टर होते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियोस में इनके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इन्हीं फैक्टर्स को हम फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो जितने भी डाउट होंगे वो फर्दर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे।